बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, जो आज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है मूवमेंट ऑफ जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मूवमेंट। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। जनरली जीआईटी के अंदर दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रोपल्सिव मूवमेंट, जिसको हम पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरा आता है मिक्सिंग मूवमेंट। सबसे पहले हम प्रोपल्सिव मूवमेंट को डिस्क्राइब करेंगे, जिसको हम पेरिस्टेलिसिस भी कहते हैं। ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर हमारा फुट माउथ से एसोफेगस में एसोफेगस से स्टमक में और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस में आए, तो ऐसी मूवमेंट को हम प्रोपल्सिव मूवमेंट और पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट भी कहेंगे। यानी ऐसी मूवमेंट जिसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो, जिसकी वजह से हमारा फुट माउथ से लेकर एनस तक आ जाए, तो उस मूवमेंट को हम प्रोपल्सिव मूवमेंट और पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट कहेंगे। अब ये हम देखते हैं कि ये मूवमेंट कैसे होती है। जनरली सपोज करें कि ये हमारा जीआईटी है, इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। जनरली अगर सपोज करें ये फुट है हमारे माउथ के बाद एसोफेगस में आ गया है, तो एसोफेगस में क्या होगा कि हमारा जो स्मूथ मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो और इस जो फुट है इसको प्रोपल्सिव करेंगी, यानी इसको आगे लेके जाएंगे। कहाँ तक? स्टमक में। और स्टमक में जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इसको धक्का देंगी। ये फुट जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स है ये इस फुट को धक्का देंगे, ये जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में और यहाँ से आउट हो जाएगा। तो इस जो मूवमेंट होगी तो इसको हम प्रोपल्सिव मूवमेंट और पेरिस्टेलिसिस कहेंगे। यानी पहले मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई जिसकी वजह से फुट एसोफेगस में आया, और फिर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई जिसकी वजह से फुट स्टमक में आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुई जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई जिसकी वजह से फुट लार्ज इंटेस्टाइन में आया और ये आउट हो गया। तो ऐसी मूवमेंट को हम प्रोपल्सिव मूवमेंट और पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट कहेंगी। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रोपल्सिव मूवमेंट और पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट हमारे जीआईटी के अंदर क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, काज क्या है। इसके जो काजेज़ हैं वो मेजरली 3 होते हैं। सबसे पहले डिस्टेंशन ऑफ वॉल, यानी ये सपोज जीआईटी का कोई वाल है, सपोज एसोफेगस है, अगर इसके अंदर इस फुट आ गया तो इसकी क्या होगी, डिस्टेंशन हो जाएगी, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगी, प्रोपल्सिव मूवमेंट होगी, यानी डिस्टेंशन ऑफ जीआईटी वॉल। यानी जब भी फुट एंटर होगा वाल के अंदर, सपोज एसोफेगस के वाल के अंदर, तो उस वाल की क्या होगी, डिस्टेंशन होगी और उसके रिजल्ट में प्रोपल्सिव मूवमेंट जनरेट होगी। उसके बाद दूसरा है केमिकल और फिजिकल इरिटेशन। केमिकल और फिजिकल इरिटेशन का मतलब है कि जब भी हमारे जीआईटी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाएगा तो उसके रिजल्ट में भी क्या होगा कि हमारे जीआईटी के अंदर प्रोपल्सिव मूवमेंट और पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट जनरेट होगी। उसके बाद नंबर 3 पे आता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन।
यानी जब भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तब क्या होगा कि जो प्रोपल्सिव मूवमेंट है या पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो जनरेट हो जाएगी। यानी प्रोपल्सिव मूवमेंट या पेरिस्टालसिस मूवमेंट की जनरेशन की वजह क्या है? एक डिस्टेंशन ऑफ वाल्व, दूसरा क्लिनिक केमिकल और फिजिकल इरिटेशन और तीसरा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। अब ये हम देखेंगे कि जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि हम फूड तो खाते हैं लेकिन हमारा वो मूवमेंट नहीं होती कि हमारा फूड स्टमक एसोफेगस से स्टमक में जाए और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। यह जनरली क्यों होता है और कब होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा है कि मेंटेरिक प्लेक्सिस का फंक्शन क्या है? जीआईटी के अंदर मोटिलिटी को एनहांस करना, यानी हमारी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, प्रोपल्सिव मूवमेंट है, उसको एनहेंस करना। ये किसका काम है? मेंटेरिक प्लेक्सिस का। जनरली जब भी मेंटेरिक प्लेक्सिस में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन कब होगा? जनरली जब भी हम मोस्टली एट्रोफिन ड्रग लेंगे। क्या लेंगे? जब भी एट्रोफिन ड्रग लेंगे तो इसकी वजह से हमारे मेंटेरिक प्लेक्सिस में इन्फेक्शन हो सकता है और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो जीआईटी की मोटिलिटी है इनहिबिट हो जाएगी और प्रोपल्सिव मूवमेंट और पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। यानी प्रोपल्सिव मूवमेंट और पेरिस्टालसिस मूवमेंट कब इनहिबिट होती है? जब मेंटेरिक प्लेक्सिस में कोई इन्फेक्शन होता है। कब होगा? जब एट्रोफिन ड्रग लेंगे। उसके बाद ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है लॉ ऑफ गट। हमने सुना है कि फूड जो है वो माउथ से एसोफेगस में आता है, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस के थ्रू एक्सक्रिएट होता है। ये क्यों नहीं होता कि फूड हम जब स्टमक माउथ से एसोफेगस और इसके बाद स्टमक, ऐसा क्यों नहीं होता कि स्टमक के बाद फिर वापस आ जाए एसोफेगस में, फिर माउथ में? तो इसलिए जनरली एक लॉ यूज़ होता है जिसको हम लॉ ऑफ गट कहते हैं। लॉ ऑफ गट ये बताता है कि ये जो फूड है माउथ से स्टमक में आएगा, फिर स्टमक में, माउथ से एसोफेगस में आएगा, फिर स्टमक में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यानी जब माउथ में आ जाएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इस फूड को प्रोपल्सिव करेगी कि ये आगे जाए एसोफेगस में, और फिर एसोफेगस में आएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इसको प्रोपल्सिव करेगी। फूड आएगा स्टमक में और स्टमक में आएगा तो फिर इसमें मसल प्रोपल्सिव करेंगे और फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे ही फूड एक्सक्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा टाइप है मूवमेंट का वो है मिक्सिंग मूवमेंट। मिक्सिंग मूवमेंट का सिंपली ये मतलब है कि जो हम फूड ईट करते हैं उसकी मिक्सिंग, ऐसी मूवमेंट जिसमें फूड की मिक्सिंग हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सिंग मूवमेंट कहते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये गाइटन का डायफ्राम है। इसमें क्या होता है कि फूड एसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। इसमें जैसे ही फूड एंटर होगा जीआईटी के वाल के अंदर तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी और ये फूड प्रोपल्सिव करेगा आगे वाली डायरेक्शन में, और यहाँ से क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा, पर फिर से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ऐसे ही फूड की क्या होगी? आगे मूवमेंट हो जाएगी। जैसे इस फिगर में भी दिखाया गया है कि यहाँ से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, फूड इधर जाएगा, फिर यहाँ से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर फूड इधर जाएगा। ऐसे ही सारा प्रोसेस होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।